आप सबको जय यीशु। आप सबको यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, और आप सब ने हमारा इस आमंत्रण को मान दे के आए हैं, और इसके पीछे हमारे एक कोऑर्डिनेटिंग टीम है जिसने लगातार आपको फ़ोन भी किया होगा, कैटेकिज्म टीचर्स ने आपको फ़ोन किए होंगे, नहीं तो उसका फल रूप आप यहाँ पे हो। और आप सबको पता है कि पिछले लगभग 3-4 रविवारों से हम कहते आ रहे हैं कि हमारे पल्ली में एक कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है करियर मार्ग, नहीं। और कोई पूछ रहे थे कि फादर करियर मार्ग तो बड़े बच्चों के लिए होता है ना, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स मीटिंग क्यों बुलाया जाता है, नहीं। तो उसका जवाब आपको विस्तृत रूप से आज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये इच्छा है कि हमारी पल्ली में हमारे जो बच्चे जो है जो अपने अर्ली चाइल्डहुड से लेके अपने जीवन की नींव जो है वो व्यवस्थित रूप से वो बना सके, ताकि आगे आने वाला जीवन जो है उसके लिए लाभदायक हो। और आपको पता है कि ये जो करियर मार्क जो सेशन जो शुरू होगी वो 8th स्टैंडर्ड से शुरू होगी, लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ताकि आपके बच्चे जब 8वीं कक्षा में पहुंचेंगे तो इसका लाभ वे भी उठा पाएंगे। और जब वे वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि जितना तैयारी आप आपके घर में कर रहे हो आपके बच्चों के साथ, उतना ही लाभ उन लोगों की फ्यूचर जीवन के लिए होने वाला है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित है फादर जॉय फर्नांडिस। फादर जॉय फर्नांडिस, मैंने आपको वो वीडियो में ऑलरेडी उसका परिचय दिया था। वो हमारे सैलेशियन पुरोहित है हमारे मुंबई प्रांत के, और बहुत ही निष्णात है इस विषय में। वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ काउंसलिंग में उसका बहुत ही अनुभव है। और पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं फादर के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो जितना अनुभव है फादर को, वो बच्चे को देख के ही पता चलता है उसकी इसका क्या समस्या है। और इन समस्याओं से बचने के लिए आज फादर अपना ज्ञान पिरसना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो आपके बच्चे के उछेर में। और ये जो करियर मार्ग की जो यात्रा है अगस्त महीने से शुरू हुआ था, जहाँ पे हमारे युवानों जो है 18 युवानों ने फादर के नेतृत्व में ट्रेनिंग लिए थे। उसकी क्लासेस कैसे ली जाती है, और मैंने आपको बताया 30 अक्टूबर को उसका उद्घाटन होगा और 10th को उसका क्लासेस शुरू होंगे। फ़िलहाल आपके जो 1st से 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये क्लासेस नहीं लागू होगी, लेकिन अगर आपका कोई 7th मतलब 8th to 12th स्टैंडर्ड और कॉन्फर्मेशन का बैच का कोई पेरेंट्स है यहाँ पे, तो उन बच्चों के लिए क्लासेस शुरू होगी। तो वो गतिविधि जो है हम आपको बताएंगे। तो आइए ज़्यादा समय न बिगाड़े, हम फादर के मुंह से सुने कि वो क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हाँ फादर, लीव इट टू योर दिस थिंग टू लेट इट गो फ्रॉम हियर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने फादर आइजक को बुलाए कि वो सब कुछ वो मैंने जो उनको दिया है वो ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे। सो थैंक यू फादर आइजक फॉर taking this initiative to organize this program for all of you. About 4 months ago, Father Isaac had come to Mumbai, and during that time I asked him, would you like to have this program for your parish? He has agreed, and he has done this entire program for you. There is a big team that is helping him. There is the team of the parish council members, there are the coordinators, there are the catechism teachers, there are the youth, there are members of the other associations. I want to thank all of them for making this possible. फादर बता रहे कि जब मैं मुंबई गया था 4 महीने पहले, तभी फादर ने मुझे प्रस्ताव दिया था कि आपको ये कार्यक्रम आपके पैरिश में करना है। तो मैंने बोला यस, क्योंकि मुझे पता है इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि डाकुर में जब मैं था तभी मैंने फादर का एक प्रोग्राम देखा था और वहाँ पे लागू करने की कोशिश की, लेकिन इतनी सिस्टमेटिक रूप से कुछ हुआ नहीं। तो मैंने फादर से कहा येस फादर, और फादर ने जैसे कि आपको बताया कि इसके पीछे बहुत ही बड़ी टीम है, युवाओं का टीम है,
आपको जिसने फ़ोन किया था वो सब हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं इस प्रोग्राम के लिए, नहीं, साथ ही साथ पीपीसी इन्वॉल्व है, फुल पैरिश, आप सब जुड़ जाओगे तो फुल पैरिश जुड़ जाएगा इसके साथ, ओके या। Now, this program, as Father said, is Career Marg. We are going to begin this program for students from standard 8 to the 12th. But still, we have invited the parents of children from standard 1 to 4. The question is, why am I inviting you here? करियर मार्ग 8वीं कक्षा से शुरू होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। Several years ago, I was in a boarding house in Mumbai, and children in the boarding were coming from very poor backgrounds. Most of them did not have parents. And at that time, I wondered, what could I do to help these children? So, some of the things that Father is speaking to you today are little initiatives that I took with the children many years ago. I am happy to say that some of those children who had no mother, no father at all, they slowly learned to do things in the boarding. Just about 1 month ago, one of those boys who was there in the boarding at that time, he had bought a flat in Mumbai costing 30 lakhs, and he invited me to bless his thing. He has no mummy, no daddy. He did it all on his own. There were other children who have no parents, no mother, no father, but little things that we had taught them when they were in school and in the boarding has helped them. Another of these boys is today in New Zealand. He is the manager in a big company. So, most of these boys have come back and told me, Father, the things that you taught us in the boarding, small little things, have helped us to reach where we are today. I can't take credit for what they have done. Those children have made it on their own, but what we taught them gave them the initial push to reach where they have. And some of these things are what we are sharing with you today. फादर जी बता रहे हैं कि बहुत साल पहले वो अंधेरी के बोर्डिंग के रेक्टर थे, और वहाँ पे जो बोर्डिंग है एक ऑर्फनेज, सेमी ऑर्फनेज का अनाथ बच्चों के लिए है, जो बहुत ही टूटे हुए परिवारों से आते हैं। तो विचार करो, उन लोग की कोई माँ बाप नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आ रहे हैं इन लोग। और फादर बता रहे हैं कि उसकी खुद के अनुभव से उन्होंने जो लागू किया बोर्डिंग में, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाते हुए आज बड़े पैमाने में ये लोग कुछ अच्छे कर रहे हैं जीवन में। एक लड़का आज 30 लाख का एक मकान खरीदा है और उसके ब्लेसिंग के लिए फादर को बुलाए थे। एक दूसरा लड़का विदेश, वैसे प्लेसेस है, हाँ, न्यूजीलैंड में मैनेजर ना, एक मैनेजर का पोस्ट में वो नौकरी कर रहा है। फादर बोल रहा है कि मैं इसको क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जो पद्धति है, ये छोटी छोटी चीज़ों जो फादर ने अपने अनुभव से इकट्ठा करके जो आपको बताएंगे, वो आपके बच्चों के लिए लाभदायक होगा। और अगर वे इतने कठिन परिस्थिति से आके इतने आगे बढ़े हुए हैं माता पिता न होने के बावजूद, तो हम जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं क्या नहीं कर सकते उनके लिए। The information that will be shared with you is simple, ordinary things. But there's a lot of information that will come to you. I hope you will be attentive. आपको जो चीज़ बताने वाले हैं वो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, वो लिंक भेजा जाएगा, आप वापस उसको देख सकते हो, हाँ, कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसमें। अगर आपने लागू किया तो बहुत फ़ायदा होगा। Many of these things can be practiced by parents in the home. Father Isaac will be speaking the full time. I have given him the entire script that I have prepared, because if I speak in English and Hindi, it will get difficult for you. So thank you, Father Isaac, for accepting to do. It's been a lot of work.
There's a lot of technical information, and to summarize it, to translate it is not easy. This morning he got up at 4 o'clock to start doing this work. Thank you, Father. थैंक यू फादर। फादर ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे बहुत मेहनत गया है इसका तैयारी करने के लिए। ये मेरी तैयारी की नहीं बात, मुझे पता है फादर ने कितना तैयारी किया है इन सब चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में समराइज़ करके आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन फादर ने बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ चले तो बहुत समय निकलेगी, तो इसलिए फादर ने मुझे उसका मटेरियल दे रखा है जिसका मैंने अभ्यास किया है हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करके, हाँ दिन में उसको तैयार किया है। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी पावर पॉइंट होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं था पावर पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट मैसेज पहुंच जाएंगे आपके साथ, आपके पास, वो ठीक रहेगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू फादर। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने देखा है पेरेंटिंग अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड मतलब जन्म लेने से और मिडिल चाइल्डहुड तक, हाँ। सो दैट इज़ फ्रॉम एज फादर age 2 to age 10 to 11. That is the category of people. Next, भविष्य की तैयारी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इंग्लिश में सेंटेंस का ऑर्डर ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो आप ये पढ़ के इसका सरल सेंटेंस में बना सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे? अनुभव, कौशल्य एवं क्षमताएं कि बच्चे खेती करते हैं, उनके बढ़ते वर्षों के माध्यम से उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करे, एक खुश, आकर्षक और संतोषजनक भविष्य और करियर हम बच्चों को जीवन में एक शुरुआत दे सकते हैं। नाउ विल समवन गिव द प्रॉपर ऑर्डर? क्या कहना चाहता है ये? इंग्लिश में है जंबल वर्ड्स होता है ना, जंबल इधर उधर हो गया है, तो सरल भाषा में क्या बताना चाह रहा है ये? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? हिंदी में जो निष्णात है अथवा मेरा जैसा सिंपल है, हिंदी का कोई पकड़ न हो, फिर भी ट्राई करिए। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कि अगर बच्चों को एक अच्छा भविष्य चाहिए जहाँ पे वो लोग खुश रह सकते हैं, अच्छा करियर हाथ में ले सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? उसके अनुभव, उसके कौशल्य और क्षमता, जो अपने उछेर में जब वो आगे बढ़ रहे जीवन में, वो सब चीज़ अगर उसके साथ है तो वो उसके फ्यूचर में उपयोग किया जाएगा। ओके, सो एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट चिल्ड्रन कल्टिवेट थ्रू देयर ग्रोइंग ईयर्स हेल्प देम टू इफेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स अ हैप्पी, एंगेजिंग एंड सेटिस्फाइंग करियर। हाँ, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं क्या संग्रह कर रहा हूँ मेरे जीवन की यात्रा में, मेरे अनुभव, मेरी क्षमताएं, मेरा कला, मेरा कौशल्य, मेरा इंटरेस्ट, वो सब। तो उन सब चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है, और अगर मैंने उसको इकट्ठा नहीं किया, वो ऐसे ही अगर उड़ गया, तो फिर मेरा जीवन जितनी नींव होनी चाहिए वो कमज़ोर पड़ता है। तो आजीवन की क्षमताएं क्या है? लाइफ लॉन्ग जो हमारी क्षमताएं होनी चाहिए, उसमें एक लिस्ट है। व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं और कुछ बुनियादी दक्षताओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि हाँ, ये मेरी कैपेसिटीज़ है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वे जीवन भर कई स्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। इसमें शामिल है पढ़ना और लिखना, बेसिक, वो नंबर 1 होना चाहिए। पढ़ना और लिखना, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है, आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन पावर, योजना बनाना, प्लानिंग करने की कैपेसिटी, व्यवहारिक कार्य करना, प्रैक्टिकल चीज़ कर लेना, नहीं, टीम वर्क, समूह में कैसा कार्य कर सकते हैं। इन सभी दक्षताओं का आधार बचपन में ही विकसित किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि कल करियर में जाके वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने वाला है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बेकार होने वाला है, क्योंकि ये जो है आज जीवन तक हमें इकट्ठा करना है, हमारी क्षमता और ये सब चीज़ों को। विस्तृत रूप में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एज वी गो अहेड। ओके, ये लिस्ट है इसका। नेक्स्ट, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, विकासशील जीवन, वो एक
विकास पाता रहा है, इट इज़ ऑनगोइंग डेवलपमेंट। सो प्रारंभिक बचपन के वर्षों के दौरान विकसित दक्षताओं ने भविष्य के विकास की नींव रखी। ठीक है, द फाउंडेशन इज देयर, द कॉम्पिटेंसीज दैट यू गैदर। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट आर दे? महत्व के 5 क्षेत्र है। ये दक्षताएं क्या क्या है? इंद्रियों की तीक्ष्णता। इंद्रियों मतलब कितने इंद्रिय है? साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, नहीं, इनको हम इंद्रियों कहते हैं। तो आपका इंद्रिय कितना शार्प है उसके ऊपर आधार है आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी। कोई कोई अगर सुनने में मतलब उस आपको जैसे कि बहुत सारे आवाज़ आती है, मैं जो बोल रहा हूँ इसका आवाज़ है, पंखे का आवाज़ है, कोई पक्षी का आवाज़ होगा, कोई मोटर गाड़ी चल रहा है उसका आवाज़ होगा, लेकिन आप किस पे ध्यान दे रहे हो, आप किस आवाज़ को शट आउट कर रहे हो और किस आवाज़ को आप सुन रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने वो नहीं सीखा तो क्या होता है कि उसका केंद्रित समझने की शक्ति जो है उसमें कुछ अभाव पड़ सकती है। So training yourself to see, so to hear, to see properly, इंद्रियों की तीक्ष्णता जो होनी चाहिए। नेत्र अंग समन्वय, आई लिम्ब कोऑर्डिनेशन, मेरे आँख और मेरे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पानी डाल रहा हूँ लेकिन पानी ग्लास के बाहर निकल रहा है। बच्चे को आप बोलोगे पानी डालो, जब वो सीख रहा है, कब पहली बार पकड़ रहा है, नहीं, तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ, आई लिम्ब कोऑर्डिनेशन। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वापस अभाव होगी आपके डेवलपमेंट में। ऐसे ही भाषा कि वे अच्छी तरीके से भाषा सीखे छोटी सी उम्र में, क्योंकि भाषा जो है संचार करने की प्रक्रिया में लागू होती है, बोलने के लिए, आपकी खुद की राय जो है बताने के लिए, नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए। इसी प्रकार माता पिता के साथ संबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारे बच्चों को पैदा किया, लेकिन अगर उसके साथ हम समय न निकाले ये सब करने के लिए, बताएंगे क्या क्या करना है, तो फिर ये नाइंसाफ़ी है। और इसी प्रकार आत्ममूल्य और क्षमता की भावना, नहीं, बच्चों के अंदर एक आत्ममूल्य, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए कि आई एम वर्थ इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रोइंग इंडिपेंडेंट। हाँ, खुद के पैरों पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन उसका ट्रेनिंग आप घर पे दे रहे हो। नेक्स्ट, दूसरी जो है संवेदी विकास, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंसरी मोटर मतलब आपका जो इंद्रिय है और आपका मोटर फंक्शन, आपका मूवमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को विकसित और परिष्कृत करते हैं। दृष्टि, आँख, चेहरा पहचानना, नहीं, कौन है, नहीं, मम्मी पापा, नहीं, मैं पहचान पा रहा हूँ, नहीं, तो रिकग्नाइजिंग पीपल, कौन अजान्य है, कौन परिचित है, वगैरह। इसी प्रकार सुनना, ध्वनियों को पहचानना और उनमें अंतर करना। ओके, शार्पनेस ऑफ हियरिंग, मैंने आपको उदाहरण दिया उसके पहले कि क्या है उसमें, नहीं। फिर स्पर्श करे, वस्तुओं की बनावट को महसूस करे, चिकना है कि खुरदरा है कि कठोर है कि मुलायम है। हाथ आप पकड़ो कि कोई चीज़ को, फ्रॉम योर हैंड ग्रास्प, तो क्या होता है, उसके स्पर्श के माध्यम से वस्तु को पहचान पाते हो। अगर आपके पॉकेट में कुछ है और आपने पकड़ा तो मुझे पता, हाँ, यहाँ पे रोजरी है, लेकिन अगर मैंने खुद नहीं रखा, किसी और ने रखा, क्या मैं पहचान पाऊँगी माला है टच से? नहीं, वो सब इंद्रियों की क्षमता जो है हमें बढ़ानी चाहिए। वी मस्ट एंश्योर दैट चिल्ड्रन हैव दिस कैपेसिटी। संवाद, स्पीच, नहीं, टेस्ट जो बोलते हैं, खाद्य पदार्थों की बनावट को सहन करे, नरम क्या होता है, कठोर क्या होता है, कुरकुरे क्या होता है, गरम क्या होते हैं, चिकने आदि, नहीं, तो वो टेस्ट बर्ड्स। आप पूछे होंगे कि मेरा बच्चा भाजी क्यों नहीं खाता है, वो सिर्फ कुरकुरे के पीछे पड़ रहा है, क्योंकि वो कुरकुरे की चीज़ उसके टेस्ट में आ गया है, लेकिन वी हैव टू ट्रेन हिम टू ऑल्सो हैव अदर चॉइसेस इन द फूड यू ईट। मुलायम चीज़ वो नहीं खाते, कड़क है, क्रिस्प है, वही खाएंगे, वगैरह, वो सब ट्रेनिंग में आता है। मूवमेंट और बैलेंस, नहीं, मूवमेंट और बैलेंस मतलब मैं कैसा चल रहा हूँ। मेरे जैसे कि जब बच्चे छोटे हैं वो चलते चलते वो गिर जाते हैं, क्योंकि मसल्स इतना फॉर्म्ड नहीं है, तो मसल्स फॉर्म करना पड़ता है उसका, नहीं,
वो सब इसके अंदर आता है। तो जिन बच्चों को इंद्रियों से इनपुट को संसाधित करना मुश्किल लगता है, उन्हें सीखने में कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो। शार्पनेस ऑफ द इंद्रिय, द सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो सीखने में वो लोग मुश्किल होगा। जो बच्चे लिखित अक्षरों के साथ शब्दों में ध्वनियों को जोड़ने में असमर्थ है, उन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होने की संभावना है। तो जैसे कि हम CAT लिखा, CAT कैट, लेकिन वो लोग CAT पढ़ते हैं डॉग। क्यों? क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं और वो जो देख रहे हैं उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है। सो यू हैव टू सी वेदर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है। इस प्रकार बच्चों को विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों को सहन करने, पहचानने और अलग करने के लिए खेल गतिविधियों की आवश्यकता होती है। इसका हम वर्णन करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्ले, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। भाषा की मूल बातें जीवन के आरंभ में ही निर्मित हो जाती है। ठीक है, वो जो भाषा सीखते हैं वो अपनी छोटे सी उम्र में वो सीखते हैं। इसलिए 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे शब्दावली और वाक्य रचना सीखते हैं। जब माता पिता देखभाल करने वाले उसके साथ क्या करते हैं? बच्चों के साथ बात करें। फादर आज मुझे एग्जाम्पल दिया, पहला वो मम्मी पापा को देखता था अपने बच्चों से लाड़ करके, बातों करके। तो फादर बोला जब पहला मुझे इसकी समझ नहीं थी, मैं हंसने लगता था, क्या है बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है, बच्चे को क्या समझ आ रहा है, नहीं। लेकिन अभी फादर बोल रहा है नहीं, अभी मुझे पता है कि अगर मैंने आप मम्मी पापा होने के नाते बातें नहीं किया तो वो लोग जो सुन रहे हैं वो पकड़ नहीं पाएंगे। सो मेक इट अ हैबिट टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। फर्स्ट 2 years वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 5 years वेरी। इसलिए हम बोलते हैं ना कि मदर टंग कैसे सीख लेते हैं लोग, बिना ग्रामर पढ़ के, बिना लिख के, बिना रीड करके, लेकिन सुन के वो लोग ग्रहण करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। रीड स्टोरीज फ्रॉम पिक्चर बुक्स, चित्र पुस्तकों से कहानियाँ पढ़े। नहीं, क्यों? क्योंकि वो उन लोग की संचार जो है, वो लोग सुनने की जो पावर है उसमें से वो लोग वो पिक्चर दे के वो लोग एसोसिएट करते हैं कि ये चीज़ ये है क्योंकि मैंने सुना, ये कैट है, ये लायन है, ये फल है, भले उसका स्पेलिंग्स उसको नहीं आती। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड स्टोरीज टू देम फ्रॉम पिक्चर बुक्स। वस्तुओं को इंगित करे और नाम दे और बच्चे को दोहराने के लिए कहे। सो पॉइंट आउट, नहीं ये वो, दिस, फैन, पॉइंट आउट एंड शो, वेरी इंपॉर्टेंट उसके डेवलपमेंट में। इसलिए माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के साथ से बात करें, उन्हें कहानियाँ पढ़े और उन्हें विभिन्न वस्तुओं के नाम सिखाए। अर्ली डेवलपमेंट, इसलिए इसके लिए आपको टाइम लेना होगा। जब तक मैंने इन सब चीज़ों के बारे में विचार नहीं किया तब तक शायद मेरा प्रायोरिटीज़, मतलब मैं जिसको प्राधान्य दे रहा हूँ, शायद नौकरी ज़्यादा प्राधान्य है, पैसा कमाना ज़्यादा प्राधान्य है, मेरे फ्रेंड्स के साथ सर्कल में घूमना फिरना ज़्यादा प्राधान्य नहीं। ये प्रोजेक्ट है, लाइफ का प्रोजेक्ट है, जो नींव आप बच्चे के लिए डाल रहे हैं अपनी छोटे बचपन से। ठीक है, नेक्स्ट, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, दृश्य मोटर कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया देखना और मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है? व्यायाम और खेल के माध्यम से बच्चे मांसपेशियों की ताकत और आंखों के अंगों के समन्वय का विकास करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, हाउ डू यू यूज़ दैट? तो इसके लिए एक्सरसाइजेज, फादर एक वीडियो बताएंगे आपको जहाँ पे इसका अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि ऐसे एक्सरसाइज करने से क्या लाभ होता है। सो जानवरों की सैर, जैसे भालू का चलना या केकड़ा चलना, बच्चों को मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और संतुलन विकसित करने में मदद करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वो सब ट्रेनर्स जो है उन लोग ने ऐसा एक्सरसाइज बनाया है क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च किया है कि इस एक्सरसाइज से अपने ब्रेन का इस बाजू को एक्टिवेट होता है वगैरह, जिसके वजह से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल स्विंग, सीसॉ, ट्रैम्पोलिन मूवमेंट, बैलेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, हम लोग पीटी करते थे, लेकिन हम लोग को किसी ने समझाया नहीं क्यों ऐसा करने का, पीटी का क्लास है, बेकार क्लास है, नहीं। लेकिन आज हम समझते नहीं यार, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
लेकिन ये सब कोई समझाता नहीं है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सरसाइजेस, है कि नहीं। फिर जब बच्चे झूले या आरी पर खेलते हैं, ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं या खेल की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो वे सीखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनी शारीरिक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो व्यायाम और खेल की लाभ, यहाँ पे थोड़ा एक टेक्निकल चीज़ है, ब्रेन का जो हिस्सा है कैसा जुड़ा है हमारे मूवमेंट्स के साथ। हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शारीरिक व्यायाम और खेलकूद से बच्चों को कई तरह से फ़ायदा होता है। खेल और व्यायाम बच्चों को हाथ, गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। ये एक बच्चे को एक कुर्सी पर सीधा बैठने और लिखने में सक्षम बना देता है, और इस प्रकार यह लेखन की नींव रखता है। जैसे कि अगर बच्चे को कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा बैठा है कुर्सी पे, ऐसा बैठा है, तो कैसा लिख पाएगा, कैसा ब्रीद कर पाएगा, कैसा केंद्रित कर पाएगा उसका मन, नहीं। सो डेवलपिंग ऑफ मसल्स, ताकि वो अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से बैठे अच्छी तरीके से कंफर्ट के साथ वो लिख सकता है, हाँ, केंद्रित कर सकता है अपना मन वगैरह। फिर व्यायाम और खेल में Father, that brain part, can you explain? Coordination of that, I'll just translate that. Circuits that you were talking about. ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। All our senses are controlled by different parts of the brain. हमारी जो इंद्रिय है हमारी ब्रेन के अलग-अलग हिस्सा के साथ जुड़ा हुआ है, और वो उसको कंट्रोल देता है। For example, our sight is controlled by one area which is at the back. से हमारा साइड कंट्रोल होता है। Hearing is controlled by one area over here on the sides. टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे से आपका सुनने का केंद्र ये होता है, एक्टिवेट होता है। The motor areas are somewhere in between from here to here. Okay? The movement areas, hand, face, body, limbs, that control takes place here. Okay? So when you do these exercises, the brain, especially for smaller children, when children do these exercises, the connections are made between different parts of the brain. So when the connections are made quickly, the messages flow very quickly. For example, from my eyes to this, from my ears to this. When I connect the movement of my eyes and ears, then the brain sends a message back, okay, go this way, go that way. So all those connections begin to get strong when we do these exercises. तो बैटरी चार्ज भी जैसा है, आप चार्ज पे रखो तो बैटरी तो आपका चल रहा है मोबाइल डिवाइस, ऐसे ब्रेन को चार्ज करना पड़ता है। ये सब एक्सरसाइज करोगे तो वो सर्किट जो है वो जुड़ जाता है और मैसेज जाता है आपके ब्रेन से आपके अंदर तक कि आपको किस प्रकार चलना है, क्या करना है। Okay, let me give a nice example here. We have so many fans in the room. Suppose we have the wires, but the wires are not connected to the fan, that fan will not work. The wires are there, but they are not connected to the fan. The wires are there, but they are not connected to the light. Then, if the connection is missing, these things will not work. So similarly with the brain, the areas are there. When we do the activities, the connections are made. It is like the electrician making a connection. So that is why it is important to do these physical activities. तो व्यायाम और खेल का लाभ उसमें है कि आपका सर्किट सिस्टम जो है ब्रेन के अंदर वो चार्ज हो जाता है। जैसे कि अगर किसी ने बोला मुझे स्ट्रोक हुआ, लकवा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो डैमेज हो गया है, नहीं। तो अगर आपको याद शक्ति निकल गई, आपकी बोलने की जो शक्ति है वो निकल जाती है, आपका लिम्स, हाथ पैर हिलाने की शक्ति गुम गई है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की सर्किट सिस्टम पे कुछ असर पड़ा है। ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। तो व्यायाम और खेल में संलग्न होने पर बच्चे ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यह उन्हें कक्षा में अधिक केंद्रित और चौकस रहने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये अभ्यास उन्हें शांत और सम स्वभाव रखने में भी मदद करते हैं। हाँ, तो मतलब टू कूल डाउन, टू काम डाउन। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप क्या करते हो? चलो घूमने फिरने जाते हैं, कुछ कसरत करते हैं, भागते हैं, आप रिफ्रेश हो जाते हो। सो दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट।
ये मटुंगा exercise डम्बल्स को मैं across बनाया हुआ all वीडियो है, the ठीक है? squares. This simple hopping exercise across all the squares of the ladder is an important and effective way to test locomotor skills and coordination, where the child has to jump with both feet together and keep balance from one end to the other. Here the trainer is going apart together with his legs, so there's coordination across the midline of the body. And here he's doing a second level where his upper body and lower body are coordinating while he goes apart and together. Jumping in and out of the squares is a lot of spatial awareness and coordination. In the form of animal walks, this is an upper body strength exercise. It's the bear walk. A lot of locomotor and gross motor skills are working here. This is the duck walk, which works the lower body, all the large muscles of the lower body. A lower body strength exercise. The crab walk works both the core, the upper and the lower body. Static balance exercises, very important for focus and concentration, as well as testing the balance of the children. Lateral jumps over the small marker is a good dynamic balance exercise, where we see the child is able to jump by keeping his balance when he lands. So balance and coordination. This is a body parts exercise: head, knees, toes, head, cone. It's also for quick reaction, how fast the child processes the information verbally given to him. तो जो भी ऑर्डर दिया जाता है मौखिक रूप से वो लोग सुन के करते हैं कि नहीं? Another coordination exercise. Left hand and right hand are doing different things, but following the same pattern. This is a level 1 for smaller kids. Jumping over the hurdles is a very good way to test gross motor skills and coordination. Jumping with both feet over the hurdles, keeping your balance while you land. Similarly, jumping with one leg over the hurdles in a running action also is a coordination exercise between the head and the legs to jump over the hurdles. The zigzag run is a good way to test the student's spatial awareness and movement across various planes. This is level 2 of the same exercise, but the turns are sharper and the movement across the planes is deeper with more coordination, balance and change of direction. In the shuttle run, a child knows the numbers of the cones and he has to run to the particular number and come back quickly, changing direction, keeping balance while he turns. The ball throws a simple hand-eye coordination exercise with different levels, where you catch with both hands. Second level is catching with a single hand. Third level is jogging and catching with both hands. Fourth level is jogging, catching with one hand. Fifth level is jogging, clapping and catching with one hand, and it goes on like this, increasing as the age of the child increases. तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है हर एक एक्सरसाइज। जो आदेश दिया गया है वो कैसे उसका बैलेंस के साथ सुन के जो निर्देशन है वो लेते हैं। अभी खेल के क्या लाभ है? नहीं, खेल के अन्य लाभ है। बच्चे के विकास में खेल की अहम भूमिका होती है जब वे
साथियों के साथ खेलते हैं तो बच्चे विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। ये हमें समझनी चाहिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सब जो स्किल्स वो लोग खेल के माध्यम से अपना रहे हैं, अपने आजीवन तक वो लेके जाएंगे और अपने करियर में उपयोग करेंगे। क्या क्या वहाँ पे जब बच्चे खेलते हैं तो वे साथियों के साथ बातचीत करना सीखते हैं, कॉन्वर्सेशन, संचार। इस प्रकार खेल उन्हें अपने सामाजिक कौशल को विकसित करने में सक्षम बनता है। सोशलाइजेशन जो हम बोलते हैं, समाज में मैं उतर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग इनटू द सोसाइटी, सोशल इम्पैक्ट। यह हितकार गतिविधि में संलग्न रहते हुए सहायक मित्रता बनने का आधार बनता है। यू मेक फ्रेंड्स। फिर बच्चे खेलते समय आपस में बात करते हैं, इस प्रकार वे अपने इरादों को संप्रेषित करना सीखते हैं, वे निर्देश देना सीखते हैं और अपने द्वारा खेले जाने वाले खेलों से जुड़े निर्देशों को समझते हैं। इस प्रकार खेल बच्चों की बुनियादी भाषा और संचार विकसित करने में मदद करता है। बच्चे फुटबॉल या थ्रोबॉल खेल के दौरान टीम का हिस्सा बनना सीखते हैं, वे एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करना सीखते हैं। इस प्रकार वे टीमों में काम करने के लिए आवश्यक मूल बातें सीखते हैं, टीम वर्क, कोऑपरेशन। नहीं, अगर मैंने बॉल लेके अकेला गोल मारने की कोशिश की तो कभी कभी वो नहीं होता है, लेकिन पास करके हम ज़्यादा गोल मार सकते हैं वगैरह। नहीं तो शेयरिंग वगैरह। फिर बच्चे व्यक्तियों की मदद के लिए आने वाली परियों या अपने घरों की रक्षा करने वाले सैनिकों जैसे काल्पनिक खेल बनाते हैं। नहीं तो गर्ल माई थिंक ऑफ फेरीज इन फेरी लैंड, बॉयज़ विल थिंक ऑफ बीइंग सोल्जर्स, रक्षक बनूंगा। नहीं तो क्या होता है, उसका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जो बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बोलते हैं, काल्पनिक कला जो है वो विकसित होता है वहाँ पे। नहीं जब वे इन खेलों को शुरू करते हैं और बनाते हैं तो बच्चे अपनी कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। जब वे खेलते हैं तो वे अपने साथियों का नेतृत्व करना सीखते हैं या सरल व्यवहारिक निर्णय लेते हैं। तो बच्चों में स्वतंत्रता की भावना के साथ साथ आत्मविश्वास को विकसित करने में खेल मददरूप बनता है। तो एनकरेज योर चिल्ड्रन टू प्ले, प्ले इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो समय निकालो खेल के लिए, एक्सरसाइज के लिए और आगे आने वाली चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, डेफिशिएंट डेवलपमेंट का इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि अगर कम विकास हो रहा है आपके बच्चे में तो उसका क्या असर है वो समझना चाहिए। वो क्या है? जिन बच्चों ने अपनी संवेदी मोटर, दैट इज सेंसरी मोटर और भाषा क्षमताओं को विकसित नहीं किया है, कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। क्या है वे? उन्हें कपड़े पहनना, शर्ट के बटन लगाना या खुद खाना खाना या लिखना और ड्राइंग करना जैसे व्यवहारिक कार्य करना मुश्किल अनुभव करते हैं वो लोग। वे खेलने में सक्षम नहीं हो सकते या अन्य बच्चों के साथ खेलने का विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार वे स्वस्थ खेल के साथ आने वाले सभी लाभों को भी वो खो देते हैं, जो पिछले स्लाइड में आपको समझाया था। कुछ बच्चे जिन्होंने अपने भाषा कौशल्य का विकास नहीं किया है, उनके लिए अपने विचारों को संप्रेषित करना मुश्किल हो सकता है या पढ़ने और लिखने के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए उसका पढ़ाई की परफॉर्मेंस डिम होती है। आप पूछते हो क्या हो गया, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या हो गया है। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप गुस्से हो जाते हो, बच्चा भी ज़्यादा और निराश हो जाता है क्योंकि वो क्षमता विकसा नहीं है उसमें। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े, आक्रामक, भयभीत या सुस्ती भी हो सकते हैं। सो ऑब्जर्व योर चाइल्ड, क्या है उसके बिहेवियर। उनमें शर्म की भावना भी विकसित हो जाता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है और उनमें हीतना की भावना विकसित हो सकती है। ठीक है, सो ये है अर्ली डेवलपमेंट के फेज़ में। अगर आपने देखा कि ये सब चीज़ अड़चन रूप आ रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसा इस चीज़ को सुधारना है, क्योंकि नींव वहाँ पे है। नेक्स्ट, तो आगे का रास्ता, अगर आपके बच्चे इन सब चीज़ों में मतलब ठीक है तो आगे क्या कर सकते हैं उसके साथ, बियॉन्ड द मिडिल चाइल्डहुड। तो जिन बच्चों ने प्रारंभिक बचपन में बुनियादी दक्षताओं का विकास किया है, उनकी क्षमताओं और विकसित करने में मदद की जा सकती है। कैसे? जैसे खेलने की
प्रवीणता, भाषा और शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य, सहकर्मी बातचीत, इन सब चीज़ों को हमें और क्या बोलते हैं भार देनी चाहिए ताकि वो लोग निष्णात बने इन चीज़ों में. डोंट लीव इट ढीला. यू हैव अ वे ऑफ helping these people develop in these spheres. No? Go ahead with it. इन कार्यों में बच्चों की मदद करने वाले माता पिता बच्चों के आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने बच्चों के साथ भी संबंध बनाते रहते हैं. नेक्स्ट, शब्दावली, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, संचार के लिए, एक्सप्रेशन के लिए शब्दावली का एक्सपोजर. सो जिन बच्चों की शब्दावली अच्छी होती है वे प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं. माता पिता अपने बच्चों को विभिन्न सेटिंग्स में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम सिखाकर उनकी शब्दावली विकसित करने में मदद कर सकते हैं. जैसे सब्जी मंडी में लेके जाओ, नहीं वहाँ पे क्या है, विभिन्न सब्जियों के नाम उसको सिखाओ. प्रैक्टिकल, ये सब्जी मंडी है, ये है गोभी, बटाका, जो भी. किराना स्टोर में जाओ, खाद्य पद्धति के नाम क्या है, बेकरी के उत्पादन के नाम क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या क्या नाम है, अलग अलग प्रोडक्ट्स. समुद्र की जो सी फिश है, नहीं वो सब, वो पदार्थों का नाम क्या है आदि. नहीं तो किनारे स्टोर पे. स्टेशनरी की दुकान में जाके लेखन सामग्री, किताबें, क्लिप, गम वगैरह, हाँ, इन सब चीज़ों को वो परिचित होनी चाहिए. बर्तन की दुकान में बर्तन, कटलरी, क्रॉकरी, स्पून, टेबल, नाइफ, नहीं फॉर्क अथवा कप, सॉसर वगैरह. संगीत की दुकान में जाके संगीत वाजन तंत्र के नाम. खेल की दुकान में इंडोर और आउटडोर खेल आइटम, व्यायाम उपकरण आदि. इन सब चीज़ों से वे लोग अवगत बोलते हैं इसको, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, परिचित होनी चाहिए. राइट, ओके. सो दिस इज शब्दावली के एक्सपोजर, ऐसा होता है. हाँ, नेक्स्ट, भाषा, वाक्य बनाना. अभी वो लोग शब्दों को वाक्य रचना में कैसे जोड़ते हैं उसका प्रैक्टिस कैसा दिया जाता है. एक बार जब बच्चे एक अच्छी शब्दावली प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें इन शब्दों का व्याकरण रूप से सही वाक्यों में उपयोग करने की आवश्यकता होती है. माता पिता अपने बच्चों को कुछ सरल गतिविधियां करने के लिए कहकर उनकी मदद कर सकते हैं. जैसे एक कमरे, किराने की दुकान या खेल की दुकान में वस्तुओं का मौखिक रूप से वर्णन करो. एक्सप्लेन, आपने क्या देखा खेल की दुकान में, वो आके आपको बताते हैं. पर ये टाइम आपको निकालना होगा ये करने के लिए, नहीं तो वो समय निकल जाएगा. वैसे ही बताए कि दिन के दौरान स्कूल में या खेल के मैदान में क्या हुआ था. वर्णन करो आपका स्कूल का दिन, क्या हुआ था बेटा आज, क्या हुआ बेटी. एक कहानी फिर से बताए जो उन्होंने अपने शब्दों में से सुना है. आप खुद वो कहानी बता के समझाओ मुझे. तो जब माता पिता छोटे बच्चों को ऐसी गतिविधियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं तो वे बच्चे की संवाद करने की क्षमता को मजबूत करते हैं. नी वहाँ पे आप डाल रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस. जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन, नहीं उसके लिए आप क्या बोलते हैं, सिचुएशन, स्कूल ऑफ प्ले, आर्टिकल्स दे हैव रेड, वो लोग ने क्या पढ़ा, इंटरनेट में अगर ने कुछ आर्टिकल पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, मैगजीन्स वो पढ़ते हैं तो उसका एक समरी में बताओ आपने क्या ग्रास्प किया, आप क्या समझे. तो उसकी समझ बुद्धि वहाँ पे विकसित होती है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करते हो घर बैठे. नेक्स्ट, वोकैबुलरी फॉर फीलिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. हाँ, भावनाओं को नाम देना. तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल फादर ने मुझे सवेरे को दिया था. अगर आपको भाषा या आपकी भावनाओं को आप नाम नहीं दिया और उसके बारे में अगर आप बात नहीं कर पाते, अनएडुकेटेड फॉर एग्जाम्पल, जो मतलब शिक्षित नहीं है, उन लोग को इतनी भाषा शक्ति नहीं है. और भाषा शक्ति न होने की वजह से क्या होता है, गुस्से में आके पति पत्नी एक दूसरों को झापड़ देते हैं क्योंकि भाषा नहीं है. मेरा विचार जो है मैंने शब्दों में व्यक्त नहीं किया. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं मेरे भावनाओं को समझूं, उसको नाम दूं. तो शब्दावली, माता पिता बच्चों को खुश, उदास, क्रोधित, भयभीत, चिंतित, रोमांचित आदि जैसी बुनियादी भावनाओं के लिए शब्दावली विकसित करने में मदद कर सकते हैं.
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें विभिन्न स्थितियों में अनुभव की जाने वाली भावनाओं का वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसे कि अगर लेट अस डायलॉग, लेट अस टॉक अबाउट इट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, अभी आप क्या करोगे उस गुस्सा का? नहीं, आपने वो किया ना, मैं बहुत इरिटेट हुआ, आप बोल रहे हो कि आप इरिटेट हो गए हो, डायरेक्ट जाके झापड़ नहीं देते, आप बोल रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, तो बच्चों को चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और लेबल करने के लिए भी कहा जा सकता है। But you want to elaborate something over here? You want to elaborate any part of this thing about feelings? You were saying is very. The important thing about feelings is when we can put our feelings in words and when we can describe what is happening to us, we tend to be calmer. Most of our counseling is to help people to put their fears, their anxieties, their worries and feelings. When they do that, they calm down. So to be able to have words to describe feelings, to be able to describe what one is feeling in different situations, that is very crucial for us. जैसे अगर किसी बच्चे ने आत्महत्या किया डायरेक्ट, क्यों आत्महत्या किया? बात तो कर सकते थे मुझसे, क्यों नहीं बात किया? भाषा नहीं आती थी, आई कुड नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ। नहीं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पुट योर फिंगर टू द फीलिंग्स, भावनाओं को समझना और इन चीज़ों को बताना, मेरी क्या चिंता है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, तो वो फीलिंग्स का वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, नहीं मतलब विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वस्तुओं को समूह करने। एक कमरे में आप चीज़ वस्तुओं को इधर उधर आप बांट के रखते हो, वहाँ पे बिक्री का प्रकार की वस्तुओं बिक्री का जा सकती है। फिर बच्चों को समान वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों के अनुसार समूह करने के लिए कहा जा सकता है। नहीं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर, अलग अलग फ्रूट्स, एप्पल को इकट्ठा करो, पेरू को इकट्ठा करो, कुर्सियों अलग रखो, टेबल अलग रखो। नहीं, क्रॉकरी के फॉर्क, स्पून जो है वो सब अलग अलग रखो। सब चीज़ों का आप सब मिक्स करके आप बोलो इस श्रेणी में इस चीज़ को इकट्ठा करो, तो उसका स्किल वहाँ पे बढ़ती है कि मैं पहचान पाऊँ। जैसे कि शेप, साइज़, कलर, नहीं उसका शेप क्या है, गोल आकार का है, उसका साइज़ क्या है, हाथ में नहीं आ रहा है, बड़ा है, उसका कलर क्या है, ये सब ट्रेनिंग इन एक्सरसाइजेज से हो जाती है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स का फाउंडेशन आप इन खेलों से करा सकते हो, मैथ्स के साथ जुड़ जाता है ये सब चीज़। नेक्स्ट, रुचियों को निरीक्षण करें, अपने बच्चे किस चीज़ में रुचि रखता है उसका निगरानी, उसका आपको पकड़ना चाहिए कि ही इज़ इंटरेस्टेड, शी इज़ इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। बाय व्यक्ति उन गतिविधियों में लगे रहते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। जिन गतिविधियों में बच्चा रुचि रखते हैं वे किस तरह के मनोरंजन कार्यों का आनंद लेते हैं, इसका एक सराग देते हैं। सो यू सी दैट माय चाइल्ड इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मे बी गेम्स, संगीत में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आपको परखनी चाहिए। नहीं, तो कुछ बुनियादी गतिविधियाँ जिन्हें बच्चे अपनाते हैं वे हैं कला और शिल्प, गायन और नृत्य, खेल, पढ़ना, परियों की कहानियाँ, खेल, खाना बनाना, यांत्रिकी आदि, खिलौने के साथ खेलना और संयोजन करना, ऑपरेटिंग सेलफोन्स या कंप्यूटर्स, नहीं उसमें इसकी रुचि होती है। नहीं, तो माता पिता बच्चों को उन क्षेत्रों में अपनी कौशल्य को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन कर सकते हैं जिनमें उनकी रुचि है। अगर आप बोलते हो कि मेरा बच्चा होल टाइम मोबाइल फ़ोन पे ही है, तो क्या होता है, आप वो मोबाइल फ़ोन उससे अलग करके क्या होगा, वो हैरान हो जाएगा, लेकिन उसके प्लेस में आपको कुछ और करना है। काफ़ी लिस्ट बड़ा है, आप क्या क्या कर सकते हो, है कि नहीं। तो मोबाइल फ़ोन पर अटके हो तो वो निकालो, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को उपलब्ध कराओ ताकि उन लोग का इंटरेस्ट सिर्फ मोबाइल पे ही न जाए, उनकी डेवलपमेंट पर जाए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, मजबूत और कमज़ोर विषय क्या है, इसलिए आपको उसका लेसन टेकअप करना होगा। अगर आपने उसको ट्यूशन टीचर के आधार पे रखे तो आप खुद उसके साथ बैठ के पहचान नहीं पाओगे कि उसका क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या चीज़ है।
माता पिता शायद यह देखना चाहे कि एक बच्चा स्कूल के विभिन्न विषयों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। वे उन विषयों पर ध्यान देना चाहेंगे जो उनके बच्चों को पसंद है। हाँ, माई चाइल्ड लाइक्स दिस सब्जेक्ट, जिसमें वो अच्छे हैं, वो बहुत निष्णात है इस सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट नापसंद है या संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो पहचान पाओगे आप तो क्या कर सकते हो, माता पिता ये भी चाह सकते हैं कि बच्चे को उन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें वे अच्छे हैं। वेरी गुड, प्रोत्साहन दो, लेकिन बच्चे को उन विषयों में से गुजरने में मदद करो जिनमें वो कमज़ोर है। एटलीस्ट वो पास हो जाए उसमें, चलो पर तेरा इंटरेस्ट ये है ना, ये कर ज़्यादा। बच्चों की रुचियों और जिन विषयों में उनकी रुचि है उनके बीच संबंध की पहचान करो। उनकी खुद की इंटरेस्ट और जो सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट रखते हैं उसका एसोसिएशन जो है आप उस पर ध्यान रखो, ठीक है। तो आयोजन की शक्ति, आयोजन की मूल बातें क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें सीखनी चाहिए। बच्चे आयोजन की मूल बातें तब सीखते हैं जब उन्हें यह कहने में मदद मिलती है कि उन्होंने खेल दिवस, स्कूल अथवा पल्ली सभा, स्कूल के वार्षिक दिवस जैसे विभिन्न आयोजन में क्या देखा है। ओके, स्कूल एनुअल डे पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, खेल के मैदान में उसने देखा कि टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, पैरिश डे का आयोजन हुआ। तो आपको ये पूछना है कि बेटा वर्णन करो आपने क्या देखा। तो उन्हें नोट करने के लिए कहा जा सकता है कि घटनाओं का क्रम क्या था, क्या हुआ, पहला कौन आए थे, एंकर ने क्या बात की, प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद वेलकम हुआ, वेलकम के बाद एक क्या बोलते हैं गीत हुई ने, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी ने प्रवचन दिया। तो वो देख के बता रहा कि ये हुआ, क्या किया जाता है और कहाँ पे। खेल कहाँ पे खेला गया, मैदान पे। एक्टिंग कहाँ पे किया गया, स्टेज पे। कौन क्या कर रहा था, यह कैसे किया जाता है। नहीं तो एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है, फादर ने खेल के मैदान पे, यू कैन से दैट फादर, ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। This was what actually opened my eyes many years ago. ये चीज़ फादर को उसका फादर का अपनी आँख खोला कि हाँ ये हो सकता है। In the boarding, we organized a tournament for games. Okay. And after the tournament was over, I asked the children, can you tell me all these questions? What happened? Where did it take place? Who did what? What did they do? And then I was surprised the children told me everything in the beginning. In the beginning, the sports manager was there. He came, he called all the teams. Then he told them on which ground which game was going to be played. Then he gave the list of the order of the games to the captains. First, then they noticed there was another boy who was in charge of the mics. And every time somebody was speaking, he was putting the mic up and down. In between the games, he was playing music. Then they also noticed that at the end of the game, they noticed that there was another boy who was keeping the scores. And the boy who was keeping the scores would go to each of the captain who won, who lost, and he would write the scores. At the end, they said the manager called all the teams together, he announced the prizes, he gave away the prizes, and he said thank you to everyone. Now, I only asked the children, observe and tell me what you saw. Then, after that, for the next 2-3 weeks, I saw that the boys were doing those same things in their groups when they were playing games.
And what surprised me, a guest had come from Europe. And I told the boys, now in the evening, you will organize the game. तो यूरोप से कोई दाता आया था, तो फादर ने बच्चों को बताया कि आप लोग ऑर्गेनाइज करो, खेलो. And I was surprised. They had organized the pitch. One boy came with referee's uniform. Another boy came with the scoreboard. Another boy brought the music and he was playing. He went beyond. He told all the boys to stand in line. He brought the guest and made them shake hands with everything. At the end, he organized prayer service for the guests, made a thank you card, and also gave a gift to the guests. तो उन लोगों ने जो सीखा था, उसके ज़्यादा बढ़कर जो उन्हें रजुआ था. मैं आपको समझा रहा हूँ. And I didn't tell the boys anything. With standard boys, they were 6 standard boys. कितना उम्र था? 10 की 11 साल की. 10-11 साल का छठी दौर में पढ़ते हुए बच्चों ने ऐसा आयोजन ऑर्गेनाइजेशन. So the important thing is, when we get children to observe what things are done, their mind starts working in a positive direction. I was also giving Father another example. If you don't ask these questions, all this thing will be lost. अगर आपने ऐसे प्रश्न पूछे नहीं, तो वो जो सीख रहा है वो भूल जाता है. Example, very recently there was a group of boys. We organized about 1 hour of coaching with all these exercises before. After that, we asked them to play the game. At the end of the game, I asked them, what did you all do today? तो ऐसा है कि बच्चों के साथ ये सब व्यायाम करने के बाद खेलकूद की समय दिया गया और खेलने के बाद हमने सबको बुला के पूछा, आप लोगों ने क्या किया आज? प्रश्न पूछा. And I was surprised. We had spent so much time organizing that one part, but none of the boys mentioned what had happened over there. That first 1 hour of the exercises, उन लोगों ने जब पता नहीं ये प्रश्न पूछा तो जो एक्सरसाइज का भाग जो है वो भूल ही गए. सुनाने को जो उन्होंने बताया. so what did they catch? This boy pushed somebody here, that boy kicked the ball out, but they did not notice the important things that were being taught to them. फिजूल बातों पर उन लोगों का केंद्र था, किसने किसको मारा, किसने ये चीज़ किया वगैरह. लेकिन जो ट्रेनिंग हुआ उसको उन्होंने मन डाला, प्रयास किया. Then after that, I told them, but what happened before the game? वो अंकल ने ये लेके आया, ब्रदर ने ये लगा दिया. Then I asked them, what did they do? What happened where? तो फिर वो लोग जवाब देने लगे कि हाँ, ब्रदर ने सब कोचिंग की सामग्री यहाँ पे रखे थे, वो सब चीज़ जो उन्होंने वर्णन किया. And then I was surprised. The next day, when we had the game again, I didn't have to explain anything. The boys went, they arranged everything and put everything in place. They managed to do by themselves without my telling them the whole thing. तो इस एक्सरसाइज की वजह से अगले दिन वो लोग खुद अपने आप ऑर्गेनाइज करके खेलने लगे. So, the importance of asking them the question, when you ask them the question, their mind begins to work and they begin to work positively. तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उस उनका मन भी दौड़ता है उस दिशा में कुछ करने. थैंक यू फादर. तो आयोजन के सरल कार्य आप क्या कर सकते हैं? माता पिता समझा सकते हैं कि बच्चे कैसे सरल आयोजन कार्य कर सकते हैं और बाद में उन्हें नियमित रूप से इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. बच्चों से पूछा जा सकता है, प्रतिदिन उनके स्कूल बैग में उनकी किताबें और स्टेशनरी व्यवस्थित करें. ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं, लॉकरों को उनके कपड़े और निजी सामान के साथ व्यवस्थित करें. घर की रसोई में क्रॉकरी या खाना पकाने के बर्तन की व्यवस्था करें. किसी को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस तरह की सरल गतिविधियां उन्हें अपने निबंधों या लंबे उत्तरों को कक्षा में बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट जो हम बोलते हैं, यह आपकी विचार जो है आप एक पॉइंट टू पॉइंट आप रख सकते हो. लास्ट पॉइंट फर्स्ट में आता है, मिडिल पॉइंट लास्ट में आता है. आप आपकी विचार अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप संचार कर सकते हो इन चीज़ों की वजह से. There were some children
who were having a lot of difficulty to organize their essays in class. So what I did, I took lot of things, spoon, forks, knife, plates, mixed everything on the table. Their task was wipe the fork, wipe the knife and put them into different things. After doing this for about 1 week, I noticed that they were organizing their answers in class better. So when you give them physical work to do, organizing, separating, their mind also begins to get greater clarity. किन बच्चों को निबंध लिखने में कोई तकलीफ थी तो फादर ने एक एक्सरसाइज कराया जहाँ पे फॉक, स्पून, नाइफ धोया हुआ था। फादर ने बोला कि आप फॉक को क्लीन करके इस खांचे में डालो, इसको इस खांचे में डालो वगैरह वगैरह, सेग्रेगेट करो। 1-2 हफ्ते वो लगातार करते रहे और उसका परिणाम क्या हुआ, उसके मन की विकास ऐसी हुई कि वो लोग अपनी खुद की निबंध की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट है, विचारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो लोग इम्प्रूव किया। तो आप जो कराते हैं उसमें से उसका मन पे भी उसका असर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप चीज़ों के साथ ऑर्गेनाइज करा रहे हो, अभी और कॉम्प्लेक्स टास्क ऑर्गेनाइज करने में वो लागू होता है अपनी पढ़ाई में। तो अध्ययन व्यवस्था कैसा आप सिखा सकते हो, तो डॉक्यूमेंट योर असाइनमेंट्स, होमवर्क एंड मेमोराइजिंग टास्क्स। तो आपको होमवर्क जो दिया गया है, घोंकने की जो चीज़ दी गई है, उसको बोलो ये 2 चीज़ का होमवर्क है, ये 3 चीज़ घोंकने के लिए मुझे आज दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट करो उसको। देन उनके शाम के अध्ययन के लिए कार्यों को प्राथमिकता दे और शेड्यूल करें। जैसे कि अगर बच्चे बैठते हैं, फ्रेश है, स्नान वान करके पढ़ने बैठते हैं और ड्राइंग बुक निकालता है, तो आप क्या बोलोगे, अरे बेटा मन फ्रेश है, थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ पहला ले ले, ड्राइंग अंत में ले ले, है कि नहीं। तो आपको किस प्रकार प्रायोरिटाइज कराते हो आपके बच्चों की स्टडीज़ को, नहीं। एक टाइम टेबल बनाए, नहीं, आपके पास 3 घंटा है, इस 3 घंटे के अंदर मैं मैथ्स के लिए 45 मिनट्स दूंगा, इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स दूंगा, गुजराती के लिए इतना समय दूंगा। तो टाइम शेड्यूल बनाओ, नहीं, डेली प्लान। गृह कार्य करने और नई जानकारी याद रखने के लिए एक विधि विकसित करो। मेथड ऑफ डूइंग होमवर्क, मैं कैसा करूँगा होमवर्क, सिर्फ गाइड से उतारना नहीं, दैट्स नॉट अ। सो मेथड सिखाओ कि कैसे कर सकते हैं आप। प्रत्येक दिन के अंत में उन्होंने जो सीखा है उसकी समीक्षा करे और संशोधित करे। तो आपका समराइज, इतने दिन में ये 3 घंटे में मैं क्या पढ़ा, मैथ्स का सार क्या है, इसमें ये क्या है, ओके, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि मेरा रिटेंशन है, इतना मैं याद किया मेरे पढ़ाई में। यूनिट टेस्ट, टर्म परीक्षा के लिए एक पुनरीक्षण योजना तैयार करें। नहीं तो आपका 15 दिन के अंदर टेस्ट होने वाला है, तो मैं कैसे मेरे समय का आयोजन करूँगा ताकि मैं वो टेस्ट के लिए तैयार रहूँ, नहीं। सो लास्ट मिनट तक रुको नहीं, आयोजन करते रहो। दैट्स कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, अध्ययन की ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन आप अलग अलग चीज़ों में करते हो, आपकी पढ़ाई में भी ऑर्गेनाइजेशन करो। नेक्स्ट, प्लानिंग अ फैमिली इवेंट, एक पारिवारिक कार्यक्रम, इसका योजना प्लान कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब बच्चे छोटे कार्यों के व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो उन्हें छोटे पारिवारिक कार्यों का आयोजन की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि किराने के सामान की खरीदी करो, खरीदी की जानी है, कहाँ से खरीदी करनी है, बजट तय करना है और उसका प्रबंध करना है। ऑर्गेनाइज, सेंड टू द शॉप, डू दिस। वैसे ही परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन है तो किससे आमंत्रित करना है, मेनू क्या होगा, आयोजित किए जाने वाले खेल क्या होंगे और आवश्यक संबंधित सामान आदि क्या होने वाला है, उसमें उसको प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एक छोटा परिवार बाहर जाना, नहीं, कार्यक्रम साथ में, अगर आपको एक पिकनिक के लिए जाना है तो कैसे आयोजन करोगे आप, क्या क्या सामग्री आप लोगे साथ में, टिकट की बुकिंग होनी पड़ेगी, संपर्क करने वाले व्यक्ति कौन है, लोकेशन क्या है, कितना टाइम लगेगा, वो सब ऑर्गेनाइज खुद सोचेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है इन चीज़ों में। अभी हम पहुंचते हैं करियर तक, ठीक है। ये सब प्रिपरेशन था, अभी एक झलक करियर के साथ कैसा लागू होता है। करियर की मूल बातें,
शौक और जुड़ाव, मतलब मेरा हॉबीज़ क्या है और हॉबीज़ किस प्रकार मेरे करियर के साथ जुड़ सकता है. सो व्हाट आर दे? माता पिता बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्रों जैसे संगीत, खेल, कला, नाटक आदि की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. फिर वे बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने और छोटे शोध करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं. उदाहरण, नहीं, यदि कोई बच्चा फुटबॉल में रुचि रखता है तो उसे शोध करने के लिए कहा जा सकता है फुटबॉल मैदान का आयाम, मेजरमेंट कितना है, अच्छी तरह से फुटबॉल खेलने के लिए आवश्यक कौशल्य क्या है, रिसर्च, फुटबॉल के खेल के नियम क्या है, फुटबॉल कोच या फुटबॉल टीम के प्रबंधक की भूमिका क्या है, स्थानीय टूर्नामेंट के लिए टीम के नामांकन की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ टीम्स, जो आप मैचेस करने वाले हो कैसे रजिस्टर हो जाती है, प्रसिद्ध स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का नाम क्या है, स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के कार्यक्रम. इसी तरह बच्चे को संगीत, कला आदि में से जुड़े अनुसंधान क्षेत्रों के लिए निर्देशित किया जा सकता है. हाँ, तो ये घर बैठ के आप उसको रिसर्च करो कि ये आपका इंटरेस्ट है. आप बोलते हो आप पायलट बनना चाहते हो, तो रिसर्च करो पायलट बनने में क्या क्या चीज़ है. किसी पायलट के साथ आपने बातचीत किया, एरोनॉटिक्स का कोई किताब आपने पढ़ा, वगैरह वगैरह. तो रुचि के साथ उसको और रिसर्च करने दो. नेक्स्ट, करियर की मूल बातें इसमें पेशेवरों का निरीक्षण करें. क्या क्या करियर्स लोग लेते हैं और कार्य करते हैं, उसका निरीक्षण करो. तो जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल, अस्पताल, मॉल आदि की यात्रा के दौरान अनौपचारिक रूप से देखने और वर्णन करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं कि विभिन्न पेशावर क्या करते हैं. स्कूल का शिक्षक क्या करता है, स्कूल का क्लार्क क्या करता है, एक स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक क्या करती है, क्लिनिक या अस्पताल में डॉक्टर क्या करता है, एक मैकेनिक पंचर टायर को ठीक करता है या कार इंजन की सर्विसिंग करता है, नहीं, कंप्यूटर के लोग क्या करते हैं, वगैरह वगैरह. तो उन लोग को दिखाओ और पूछो, देखो आपने क्या देखा. फिर उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों को उनके द्वारा देखे गए पेशेवरों के संबंध में विशिष्ट प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है. वे क्या करते हैं, आपको काम के बारे में क्या पसंद है, क्यों, आप काम के बारे में क्या नापसंद करते हैं, क्यों, भविष्य में आप किस तरह का काम करना चाहोगे, क्यों. तो ऑलरेडी आप ओरिएंट कर रहे हो बच्चों को. न तो कभी कभी होता है कि मुझे पता नहीं क्या करना है, वेकअप सिड, वो पिक्चर है ना, वेकअप, अरे उठो यार, कभी उठोगे, हैं. ओके, नेक्स्ट. तो दैट वाज जस्ट गुड. प्रीवियस टाइटल वाज व्हाट, करियर की मूल बातें, आयोजन युक्तियाँ, ऑब्जर्वेशन टिप्स. ओके, नेक्स्ट, करियर की मूल बातें में भागीदारी के माध्यम से अनुभव, नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. माता पिता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नियोक्ता असर ऐसे अनुभव की तलाश करते हैं. नियोक्ता मतलब जो रिक्रूट करते हैं, नहीं, कि मुझे इस जॉब के लिए इस व्यक्ति चाहिए, तो वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या तलाश करते हैं कि जो व्यक्तियों के पास विभिन्न क्षेत्रों में उसके पास क्या कला कौशल है. इस प्रकार बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक अच्छा विचार है. कुछ उदाहरण में शामिल है वक्ता, एलोक्यूशन, डिबेट, गायन या चित्र की प्रतियोगिता में उन लोगों को भाग देने दो, इंडोर आउटडोर खेल अथवा टूर्नामेंट में भाग लेने दो, समूह में भाग लेने की पॉसिबिलिटी उपलब्ध करो. अलग अलग ग्रुप्स है, ऑल्टर सर्वर्स ग्रुप है, नहीं, लौदातो सी, पर्यावरण के ग्रुप है, अलग अलग क्लब्स है, उसमें उनको जोड़ने के लिए प्रोत्साहन करो. ठीक है, बच्चे नए कौशल सीखते हैं और इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर अपनी क्षमताओं में विश्वास भी हासिल करते हैं. और इन सब चीज़ों को लेके जब उसको जॉब पे जाना है, वो लोग पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए थे, नहीं, ये सब जो स्किल्स हम बता रहे हैं आपको, उसका कितना विकास हुआ आपके जीवन में. सो दिस इज़ द राइट मैन फॉर माई कंपनी, फॉर माई जॉब, क्योंकि वो बहुत विकसित है इन चीज़ों में. नेक्स्ट, नैतिक भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को सिखाना. जीवन में करियर में सफल होने के अलावा और भी बहुत कुछ है.
नैतिक चीज़ों। माता पिता अपने बच्चों को दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और नैतिक जीवन जीने में मदद करना चाहिए। कैसे? माता पिता बच्चों को यह पहचानने और वर्णन करने में मदद कर सकते हैं कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। नहीं, आपका बच्चा का बिहेवियर दूसरों पर कैसा असर दे रहा है। उदाहरण के लिए उनसे यह वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है जब वे किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना या उपहास करे, क्रिटिसाइज करे। कैसा लगेगा उसको? उसकी बुराई बताया आपने, कैसा लगेगा उसको? किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाया, कैसा लगेगा उसको? आपने आपका गिफ्ट्स का उपहार जो है आपने बांटे, कैसा लगा उसको? छोटे छोटे कामों में आपने मदद की किसी की, कैसा लगा उसको? नहीं तो इसी तरह माता पिता बच्चों से यह वर्णन करने के लिए कह सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर सकते हैं जब अन्य व्यक्ति उनके प्रति ठीक वर्णन तरीकों से व्यवहार करते हैं। नहीं तो हाउ डू यू फील व्हेन समवन डज इट फॉर यू? हाउ विल अदर्स फील व्हेन यू डू इट फॉर देम? सो अ सेंस ऑफ मोरालिटी, मॉरल सेंस, नैतिक गुण उसमें आ जाता है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल सेंस। नहीं, जब प्रार्थना सिर्फ हमने जो घोखा है वो प्रार्थना नहीं, आ फादर, हेल मैरी, नहीं वो सब हम बाहर करके बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य प्रार्थना है। इनवोक ब्लेसिंग्स एंड एक्टिविटीज। ही प्रभु, हम ये कार्य करने वाले हैं, आपका आशीर्वाद इस पर उतारो, जो भी कार्य उसका वर्णन करो। वैसे ही प्रे फॉर अदर्स, औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देने की क्षमता होनी चाहिए, वही प्रार्थना है। रीच आउट टू अदर्स, प्रार्थना का फल मेरे जीवन में दिखाई देती है। मैं किसी और को मदद किया, हाथ बांटा मैंने, दैट्स ऑल्सो प्रेयर इन एक्शन। नेक्स्ट, बॉन्ड। बच्चों के साथ एक बंधन होनी चाहिए। आप एक रैपो जो बोलते हैं, घनिष्ठ संबंध जो हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? माता पिता उनके बच्चों के साथ खेले, छोटी उपलब्धियों की सराहना करे कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, अचीव किया, ये वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, अप्रिशिएट देम। उनके साथ उन जगहों पर जाए जहाँ उनकी दिलचस्पी है। अपने बच्चों को अनेक अनुभवों, खुशियों, आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। बेटा तेरे मन में क्या है मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू। ठीक है? स्कूल में और साथियों के साथ कठिनाइयों के माध्यम से उनका समर्थन करो कि कुछ प्रॉब्लम है, कैन आई सॉल्व इट फॉर यू? क्या प्रॉब्लम है? बातों करके आपको पता चलेगा कि आप क्या इंटरवेंशन डाल सकते हो उसको मदद करने के लिए। बचपन में माता पिता अपने बच्चों के साथ जो बंधन बनाते हैं वे जीवन भर बने रहते हैं। वे अशांत किशोर अवस्था के दौरान अपने बच्चों के साथ सावध करने के लिए एक मजबूत आधार बनते हैं। वे बच्चों के लिए अपने माता पिता से बात करनी भी आसान बनाते हैं जब वे जीवन के बड़े निर्णय लेते हैं, जैसे कि शैक्षिक या करियर का रास्ता चुनना। अगर आपने विश्वास जीता आपका बच्चों का, तो आप एक दोस्त के रूप से उसके साथ आप उस यात्रा में चल सकते हो। नहीं तो वो लोग अपनी बातों छिपा के रखेंगे, मम्मी पापा को पता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो संबंध आपने शुरुआत से ही, बचपन से ही अगर आपने फोर्स दिया, तो वो जो टेंशन, जो तनाव आती है पेरेंटिंग में, मेरा बेटा मेरा कुछ सुनता ही नहीं है, खुद के दोस्तों के साथ लोफर बन गया है, ऐसा नहीं होगा। तो अंत में पछताने के बजाय यहाँ से शुरू करना है हमें। नेक्स्ट, समरी। I will give an example to show you. I was with these children. I was teaching them things, band. I'm not good at sports, but I would go and ask them these questions. I would help them in their studies. Many teachers would say these children are not interested in studies. I would take them, teach them how to study. Now this is one thing that touched me. One day I was sitting in the office and I was quite tired. These children come, Father, come today, you teach us how to study. Then I said, no, I'm very tired. My chair had wheels. They pushed me out of this thing. 3 or 4 boys carried me, took me to their class, sit down, and now you teach us. So when you do these activities with the children,
the children develop that trust and connection with you. The same boys, when they were grown up, they didn't have parents at home, or they were having problems in school. Daytime they would be tough. At night they would come crying, Father, this happened during the day. So when you do these activities with the children, the children develop trust in you. And when children develop their trust in you, that is the biggest gift you can give them, to develop their confidence, to develop their feeling of security. And this is the fruit of this entire process. फादर ये समझा रहे थे कि बच्चों के साथ फादर का घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि ऐसे गतिविधियों के साथ फादर ने लोगों को ट्रेनिंग दिया, नहीं तो म्यूज़िक, बैंड, खेल वगैरह वगैरह, इतना अच्छा रिश्ता था फादर के बच्चों के साथ कि और फिर सिखाते थे बच्चों को कैसा पढ़ना है, आयोजन करना है। तो बच्चों ने एक बार फादर के पास आके बताया, फादर आओ ने हमारे पास, हमारे साथ बैठ के हमें सिखाओ ना कैसा पढ़ना है। फादर बहुत थके हुए थे, तो नहीं यार अभी तुम लोग मैनेज करो। तो उन लोग क्या किया, फादर की एक कुर्सी जो व्हील से उसके कुर्सी में उसको ड्रैग करके अपने स्टडी में लेके जाके बिठाया और बोला अभी सिखाओ हमें। नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक रिश्ता है, संबंध है। इसी प्रकार बच्चे अपने जो मूंझवन है, चिंताएं हैं, वो लोग दिन भर बहुत मतलब स्ट्रांग रूप से पेश आते हैं, लेकिन रात को फादर के पास जाके रोते हैं, फादर ये हुआ आज, मेरी ये चिंता है वगैरह। क्यों करेंगे वो? क्योंकि एक रिश्ता है, रैपो है। तो वही रैपो अगर हम हमारे बच्चों के साथ बनाए रखें तो आपका बच्चा कभी भी आपके हाथ से निकलने वाला नहीं है। आज हम कितने किस्से देखते हैं कि माँ बाप दुखी होते हैं क्योंकि बच्चे निकल गए हाथ से, कोई आत्महत्या करते हैं क्योंकि हमारी जो बैलेंस हमें रखनी थी हमने रखा नहीं। तो इसलिए पेरेंटिंग एक प्रोजेक्ट है। ऐसा मत समझो कि मैं नौकरी करके पैसा कमा रहा हूँ और घर चलाया, नहीं। अगर बच्चे हैं आपके पास तो वो सबसे बड़ा मिशन है, संस्कार देना और अपने जीवन में अपने बच्चों को विकसित कराना। हाँ, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो समरी है दोनों चीज़ पे ये कहा जाता है कि बच्चों की क्षमताओं अगर अपने खुद की रुचियों के साथ क्षमताओं को जोड़ के वो लोग पहचान के इन सब चीज़ों को विकसित करेंगे तो क्या होता है, करियर के उस चरण में इसका लाभ अवश्य होगा। ओके फाइन। आपको कुछ प्रश्न पूछना है इस अंतिम चरण में, क्योंकि इनपुट यहाँ पे समाप्त हुआ है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क फादर, वी हैव 10 minutes फॉर दैट बिफोर वी गो। 10 मिनट। सवाल पूछना है, आपको कोई कमेंट देना है, सजेशन देना है, कैसा लगा आपको, नहीं यहाँ पे आपको समय बिगड़ा आपका आने में वगैरह वगैरह, जो भी आपको आपके मन के विचार प्लीज़ पेश कीजिएगा। सो वील हैव एन आइडिया कि हम लोग ट्रैक पर है कि नहीं। हाँ, आपको कुछ ऐसा प्रभावित हुआ आज के इस सेशन में जो आपने सुना, फादर ने जो तैयार किया है, उसमें से आपको कुछ प्रभावित हुआ? नाम से बुलाऊं? बोलिए। किधर? समथिंग। बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। वो प्रभावित किया कि जितना हो सके बच्चों के साथ टाइम रखना चाहिए। थैंक यू। बच्चे को फीलिंग्स को अपने को समझना चाहिए। वो रोते हैं या कुछ दुख में बैठे हैं या खुशी हो जाते हैं, वो सब में अपने को ध्यान से अभी से पूछना चाहिए। पहले क्या है, वो लोग करते हैं चलो एक खुश हो गया बस, उतना छोड़ देते हैं। अभी पूछने क्यों खुश हो गया, ये पूछना ज़रूरी होती है। और बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए। अपना क्या खाना खा लिया, चलो पढ़ाई कर लिया, चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ ध्यान से अभी से करना, ये सीखने मिल गया। थैंक यू फादर। प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। पहले तो हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाता है, राइट।
बट ऑनलाइन ही सब कुछ नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, राइट? अगर आप ये सब चीज़ें भी ढूंढने जाओगे, यू कैन नॉट ग्रो योर चाइल्ड एज पर द ऑनलाइन और इंटरनेट थिंग्स. If you have the pure proper guidance and proper tuition, then and then you can grow your child. So it's a very good program, Father. Thank you very much. Anyone else? Feedback, questions, impressions? Martina? Many a times we try to put a lot of pressure on our children, like related to studies or whatever we feel we want to try to put it on them, that you have to achieve this, and like whatever we have not fulfilled, we'll try to fulfill it to our children, which is wrong. We have to understand their feelings and guide them through their own interest. That is the helping hand which we can as a parent give them and support them. That is when they trust us, and they start sharing their feelings with us. This is what, like, I've been doing it with her, with my child. She's here only. So that is what I want. I keep sharing with my parents. I'm also a teacher here. I keep sharing with the parents also the same thing. Like, spend how much ever time you have with your kids, okay? Learn their feelings, understand them, and talk to them. That is more important than anything else. That is what a child wants. हम लोग मोबाइल पे रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल पे रहते हैं, तो फिर यू डोंट गेट टाइम. आजकल का ज़माना ऐसे हो गया है, बट अवॉइड दैट. कितना हो सकता है मैक्सिमम अवॉइड करो एंड स्पीक टू योर चाइल्ड. दैट इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग यू विल गेट. ओके, थैंक यू फादर वेरी मच फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम. Thank you, Martin. Anyone? Last hand, last chance. Yes, Rajeshri. Father, I wanted to ask, small kids, often there are chances where we get angry and we hit on the head and all. So we have heard that it affects the brain, and so is it correct? Like, our senses are connected, right? So if we hit on the head, does it affect the intellectual level? Not necessarily. Depends on how much the damage is. Okay? If you get a hit, it depends on the extent of the damage. So it need not necessarily be. Say for example, if you get hit, depends on where you get the hit, how hard the hit is, what area of the brain it affects. In case the damage is severe, then it affects this. But the most important thing, okay, since this is a technical point, you sit down. I always thought, Father can translate, I always thought that studies is only about mental work. I'm working in a center in Mumbai where we have a lot of children with learning problems coming in. Now, none of them have got a hit or they have not fallen down, nothing of that sort has happened. The biggest problems I realized, that's why I started with that. Coordination, posture, muscle strength, these are few of the things. Let me explain why. If the muscles of the back are weak, the child will sit down like this. After the child will feel sleepy, the child will not be attentive. If the muscles are weak, the child won't be able to hold that pencil and write.
So lot of these problems happen because of muscular weakness among smaller children. बच्चों की अगर मसल्स फॉर्म नहीं होगी तो वो लोग ढीला पड़ जाते हैं, बैठ नहीं पाते, पेन नहीं पकड़ पाते, सही ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और बैठने का ढंग ऐसा होता है कि उसको नींद आता है, सुस्ती होती है. So that is why when we started these exercises in the school, we found concentration level came up, focus, attention, and even their taking part in the class was much better. और ऐसे एक्सरसाइज करने की वजह से फादर ने ऑब्जर्व किया कि उन लोगों का क्लास परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है. So now that is largely because of physical coordination. The second thing is, as I said, the indriyoka, the senses. The most important are hearing and sight. तो इंद्रियों में से ये जो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना और देखना. तो वो एक दूसरा फैक्टर है बच्चों की ग्रहण शक्ति और संचार में लाभ होता है. Where the biggest learning problems take place. It is because of the hearing and sight, and not because the child cannot hear or not because the child requires spectacles. ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं पाते, ऐसा नहीं कि वो देख नहीं पाते, लेकिन वो कैसा ग्रहण कर रहा है, इंद्रियों का जो बुद्धि तेजा के साथ जो तालमेल है, अगर वो ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकता है. Example. For example, if the child 17, अगर बच्चे इनके cannot distinguish between these two, then the child will have problems there. Okay? So hearing, the ability to distinguish sounds. 70 અને 17 17 અને 70 એનું કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. 70 17 अगर आपने सुना नहीं ठीक से तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. So these are common problems. Then these problems again are connected with reading problems. These problems are connected with spelling problems. So it is not because of brain damage or anything. It is probably because certain areas of the brain are not sensitized or not awakened enough. क्योंकि ब्रेन की हम कोई सर्किट सिस्टम ठीक से विकसित नहीं है, इसकी वजह से वो जो सुनते हैं वो लिख नहीं पाते और तो पढ़ नहीं पाते. Okay, so that is why I'm insisting very much among smaller children, physical activity and sharpening, especially of the senses of sight and hearing, and also touch. So when the child does all those activities, touch is also there. तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कसरत, व्यायाम, खेल, और ये तीन चीज़, हियरिंग, सुनने का इंद्रिय, देखने का इंद्रिय और स्पर्श करने का इंद्रिय. How it works, I'm not sure. I'm not a neurologist, but I can only say that it makes a difference. When children come to our center for treatment, sometimes they cannot speak, sometimes they cannot write. We do all this training in physical activity, they begin to speak, they begin to write, they begin to walk. Children who are crying stop crying. Okay, children who are very aggressive become calm. All that I know is through these activities, there is a big change in the emotion as well as in the intellectual ability of the children. तो बच्चे जो वहाँ पे आते हैं वो सब प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, बहुत रेस्टलेस होते हैं, अटेंशन मांगते रहते हैं, नहीं? तो इनको इस प्रोसेस से आप लगातार प्रोसेस में डालोगे एक्टिविटीज़ के साथ, तो रिजल्ट दिखाई देते हैं तुरंत, इम्प्रूवमेंट आता है. So that's why during the lockdown, one very crucial thing, now many people are coming to the center. Most of the problems are because children are locked in the house, they are on the mobile, there is no physical activity and there is no contact with peers. तो प्रॉब्लम लॉकडाउन का क्या है कि वो सब मोबाइल पे अटके हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है और इंटरेक्शन दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा लोग काउंसलिंग के लिए आ गए. So we will require this especially among smaller children. And the important thing is it has to be corrected, or you have to have proper physical activity, peer activity now. Otherwise, likely that can affect the future of that child. The early experiences play a very big role in the future adjustment of the child. तो प्रारंभिक दिनों में ही अगर आपने कोई अनुभव किया तो उसका असर सकारात्मक होगा आगे.
So I hope this thing has been instructive. Please remember, physical activity, games, play, small other activities that parents can do together with the children, it will make a very big difference. If the child is faring, say, at 10%, the performance will jump to about 25, 30, 40% with small, simple activities like this. आज के सेशन में आपको जो भी टिप्स दिए गए हैं वो आप घर बैठ के कर सकते हैं. आप देखो कि आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे. हाँ, तो ये इसका लिंक भी भेजा रहेगा. यू कैन रीविजिट, वापस आप स्लाइड्स दे सकते हो, देख सकते हो, लागू कर सकते हो. I've also spoken to Father that through parish activities, you can have activities where these children's capacities can be enhanced, and Father will try to do that. पैरिश के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए कि भाग लीजिए पैरिश की एक्टिविटीज़ में. ये सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं. Okay, thank you, Father. Thank you very much. थैंक्स यू फादर, थैंक्स टू यू. थैंक यू पेरेंट्स, आपने समय निकाल के बैठ के सुनाया सब चीज़ों को. अभी लागू करने का प्रोजेक्ट आप पर है. ओके, और जब 8वीं कक्षा में आएंगे तो आपके बच्चे जिस साल उस 8वीं कक्षा में आएंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि करियर मार्ग चलता रहेगा और आप उसमें उसको जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दोगे. या थैंक यू वेरी मच. Thank you to our coordinating team also, okay, for helping us. God bless you.